आपको ध्यान होगा कि कल बिहार विधानसभा के अंदर क्या हुआ। जितनी भी विपक्षी पार्टी थी उन्होंने पुरजोर तरीके से विरोध किया एक बिल का, जिस बिल को हम कहते हैं बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस बिल 2021। और इस बिल के जरिए पुलिस को अब ज्यादा ताकतवर बनाने की कोशिश में लगी है इस समय नीतीश कुमार की सरकार। ये कहा जा रहा है कि इस बिल से जितने भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, मेट्रो स्टेशंस हैं और जितने भी इंस्टॉलेशंस हैं उनको हम सिक्योर करेंगे। नक्सल जो हिंसा हो सकती है उससे हम लोगों को बचाएंगे। लेकिन इसका एक सेक्शन 7 है जिसकी वजह से पूरी तरह से कल कंट्रोवर्सी हुई और इस हद तक चीजें हाथ से बाहर निकल गई कि विधायकों की पिटाई तक विधानसभा के अंदर हो गई, क्योंकि स्पीकर जो विजय सिन्हा थे उनको जो विपक्षी दल के लोग हैं उन्होंने कमरे में बंद कर दिया, निकलने नहीं दिया कि ये जो बिल है ये बहुत ही ड्रैकोनियन है और इसको पास नहीं होने दिया जाना चाहिए। उसके बाद हमने क्या देखा कि स्ट्रेचर पर सतीश कुमार जो आरजेडी के एमएलए हैं वो स्ट्रेचर पर जाते हुए दिखे। महिला जो विधायक थी वो उनके साथ भी मैन हैंडलिंग हुई। तो इस पूरे मामले पर काफी जमकर विरोध हुआ, क्योंकि बिल का जो सेक्शन 7 है वो ये कहता है कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है इस संदेह पर कि वो जो व्यक्ति है वो किसी तरीके से किसी भी इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुंचा सकता है। उसके बाद सर्च और अरेस्ट वारंट, सर्च के लिए यानी कि अगर आपको सर्च करना है किसी की जगह जाकर तो उसके लिए वारंट जरूरी नहीं है। तो ये जो सर्च पावर्स हैं और ये जो अरेस्ट पावर्स हैं पुलिस की, इसको लेकर सारी विपक्षी पार्टीज ने जमकर इसका विरोध किया था। विधायकों की पिटाई हुई, महिला विधायकों को मैन हैंडल किया गया और इस पूरे मामले को जब आज आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने इसको उठाने की कोशिश की तो सबसे चौंकाने वाला रिएक्शन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की तरफ से आया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये राज्य सरकार का मामला है, वो इसे राज्यसभा में नहीं उठाने देंगे। और उसके बाद मनोज कुमार झा का जो एक रिएक्शन है वो भी अपने आप में एक बहुत ही संगीन स्टेटमेंट उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि बिहार राष्ट्रपति शासन के लिए बिल्कुल सही मामला बन गया है। उन्होंने कहा कि मुझे मुद्दा उठाने नहीं दिया गया, महिलाओं के साथ क्या हुआ, विधानसभा में पुलिस भेजी गई और साथ में उन्होंने ये सवाल खड़े किए कि जो 40 सीटों के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार वो क्या कर रहे हैं। और कुल मिलाकर उन्होंने अंत में ये कहा कि ऐसा लग रहा है कि लोकतंत्र का शव बिहार में निकल गया है। तो इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया। आज इसको लेकर राज्यसभा में बहस भी नहीं हुई है। तो आज जो सबसे बड़ा सवाल है कि अगर विधानसभा के अंदर अगर किसी कानून को लेकर उसका विरोध होता है तो आप क्या विधायकों की पिटाई करते हैं, विधायकों के खिलाफ आप पुलिस को छोड़ते हैं। और अगर राज्य सरकार उस मामले को संबोधित नहीं कर सकती और अगर वो मामला अपर हाउस में लेकर आते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, उसको भी बिल्कुल शांत कर दिया जाता है, उस पर बहस भी नहीं होती। तो ये कैसा लोकतंत्र है जहां पर विपक्ष की आवाज को पूरी तरह से दबाया जा रहा है। ये कैसा लोकतंत्र है जहां पर डिस्कशन की या बातचीत की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और जो सेक्शन 7 की जो बात मैंने कही है, जो कि एक कंट्रोवर्शियल सेक्शन है स्पेशल आर्म्ड पुलिस का जो कानून है उसको लेकर, तो आज उस पर बहस क्यों नहीं की जा रही है और पुलिस को ये जो अनरिस्ट्रिक्टेड पावर्स हैं ये आज क्यों दी जा रही है और इसका बेजा इस्तेमाल नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी आज नीतीश कुमार दे पाएंगे। और इसको लेकर कोई बीजेपी की तरफ से भी ऐसा कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। तो कुल मिलाकर ये नीतीश कुमार को एक बहुत ही बैड लाइट में प्रोजेक्ट कर रहा है, एक बहुत ही कमजोर मुख्यमंत्री की छवि में वो देखे जा रहे हैं। ये वही मुख्यमंत्री हैं जो पहले अपने मन की बात वो खुलकर बोल देते थे और इस बात को बिल्कुल भी उनको इस बात का बिल्कुल भी हिचक नहीं होती थी कि बीजेपी अगर उनका एलाय है तो बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आज इतने कमजोर नीतीश कुमार हैं कि वो एक इतनी ड्रैकोनियन कानून के लिए भी वो अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। तो मनोज झा ने क्या गलत कहा कि 40 सीटों वाले मुख्यमंत्री आज चुप क्यों बैठे हैं, यानी कि बीजेपी के वो दबाव में है। बीजेपी चाहती है कि पुलिस को इस तरीके की अनरिस्ट्रिक्टेड पावर्स मिले ताकि जो विपक्षी दल हैं उन पर शिकंजा कसा जा सके और फिर इसका
दुरुपयोग इस कानून का किस तरीके से होगा, ये सारी बातें गौर करने वाली हैं। लेकिन फिलहाल लोकतांत्रिक प्लेटफॉर्म के जरिए अगर आप इन सारी चीजों को देखें तो आज वाकई में लोकतंत्र का गला घुटता हुआ नजर आ रहा है। अभी थोड़े दिन पहले आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो वाइस चांसलर है संगीता श्रीवास्तव, उनका एक वक्तव्य आया था। उन्होंने वहां के डीएम को लिखकर भेजा कि रोज सुबह जब वो उठती हैं और उनको मस्जिदों से अजान की जब आवाज आती है तो उससे उनकी जो नींद है उसमें खलल पड़ती है, और जब वो सो नहीं पाती हैं तो पूरा दिन काम नहीं कर पाती। इसको लेकर उन्होंने डीएम को चिट्ठी लिखी। तो पहले संगीता श्रीवास्तव थी, अब एक यूपी के ही मंत्री हैं आनंद स्वरूप शुक्ला, उन्होंने बलिया के डीएम को लिखा है कि और खासकर जो उनके एरिया में एक मस्जिद है, उन्होंने उसका नाम लिया है कि ये जो मदीना मस्जिद है, यहाँ पर उसके आसपास बहुत सारे स्कूल्स हैं और आज़ान दिन भर में 5 बार उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है, जिससे कि शैक्षिक संस्थान और अस्पताल इन सब में प्रॉब्लम्स होती हैं, लोगों के हेल्थ पर असर पड़ता है। तो ये तमाम चीज़ों का उल्लेख आनंद स्वरूप शुक्ला ने लिखा है। उन्होंने कहा है कि 5 बार जब ये नमाज को पढ़ा जाता है, इससे उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को भी बताया है कि उनका योगा, मेडिटेशन और पूजा में विघ्न पड़ती है जब वो आज़ान को लाउडस्पीकर पर सुनते हैं। और ये जो मामला है पूरा, ये उन्होंने काजीपुरा मदीना मस्जिद का बताया है कि जो कि उनकी कंस्टिट्यूएंसी है और उसके आसपास जितने भी स्कूल्स हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो आज ये जो पूरा मामला है ये पॉलिटिकल बन गया है एक तरीके से। पहले वाइस चांसलर ने इस बात को कहा, उसके बाद अब बीजेपी के ही ये जो मंत्री हैं आनंद स्वरूप शुक्ला, उन्होंने इस बात को कहा है। जो उन्होंने कहा है उसमें तथ्य है, क्योंकि जब लाउड स्पीकर की आवाज की हम बात करते हैं तो उसे हम नॉइज पोल्यूशन से हमेशा जोड़ते हैं और उसी बात का उल्लेख इन्होंने भी किया है। और अगर नॉइज पोल्यूशन के जो रूल्स 2000 में बने थे तो उसमें एक डेसिबल लेवल को तय किया गया था कि जब भी आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं तो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल आप 10 डेसिबल लेवल है वो एम्बिएंट नॉइज के ऊपर होना चाहिए या 75 डेसिबल के नीचे होना चाहिए। ये लिमिट कोर्ट ने तय की थी, लेकिन बार बार इसको लेकर सवाल खड़े किए गए हैं और फिर उसको धार्मिक जो रूप दिया जाता है कि क्या हम मस्जिद से जब आज़ान की आवाज़ सुनाई पड़ती है तो उसे अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो लाउडस्पीकर पर सुप्रीम कोर्ट के रूल्स ऑलरेडी निर्धारित हैं, लेकिन जब इसे धार्मिक रंग दिया जाता है और उसको राजनीतिक चोला पहनाया जाता है तब उससे जो एक नैरेटिव बनता है वो थोड़ा सा डरावना हो जाता है। अब आपको ध्यान होगा कि 2017 में जो सिंगर है सोनू निगम, उन्होंने भी एक ट्वीट के जरिए ये कहा था कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, इसलिए मैं जब सो के उठता हूँ तो मुझे आज़ान की आवाज़ मेरे कानों में क्यों सुनाई पड़ती है। तो जिस तरीके से वो चीज़ लिखी गई, यानी कि लाउडस्पीकर एक शैतान बन गया, लाउडस्पीकर ने एक शैतान का रूप ले लिया, लेकिन जो उसे धार्मिक रंग दिया गया कि ये मुसलमानों की जो प्रेयर्स हैं उसके बारे में कहा गया है। लेकिन कोई भी इस बात को नहीं बोलता कि जब अखंड रामायण का पाठ हो रहा होता है या कोई भजन कीर्तन मंदिर में लाउडस्पीकर के जरिए होता है, हमने अक्सर कुंभ मेलों में देखा है और अक्सर जो माघ मेले लगते हैं उसमें हमने देखा है कि जोर जोर से लाउडस्पीकर पर भजन कीर्तन होता है, तो उस पर कोई विरोध नहीं करता। लेकिन जब मुस्लिम्स अपनी अजान के बारे में बोलते हैं या कुछ पढ़ते हैं तो उस पर लोगों की आपत्ति आ जाती है। तो इसको एक रिलीजियस पोलराइजेशन का एक टूल बनाया गया है कि किस तरीके से धार्मिक एजेंडे के जरिए आप जो एक मेजॉरिटेरियन एजेंडा है उसको लेकर आए। हाँ, नॉइज पोल्यूशन की जहां तक बात है उसका जो डेसिबल लेवल निर्धारित है उसके अंदर ही करें, लेकिन आज इस चीज को एक धार्मिक रंग दिया जा रहा है, एक पॉलिटिकल कलर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से बार बार हिंदुत्व के एजेंडे को लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लाउडस्पीकर की जो डेसिबल लेवल है वो तो निर्धारित है, लेकिन ये चीज क्या सिर्फ नमाज पर ही लागू होगी? ये क्या हिंदूज जब पाठ पूजा करते हैं उन पर लागू नहीं होगी? तो ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड में इसको लेकर देखा जाना चाहिए। लेकिन जहां तक पर्यावरण के जो ये रूल्स बने थे नॉइज पोल्यूशन को लेकर 2000 में, तो उन रूल्स को भी निर्धारित करना चाहिए।
और इसका कोई रिलीजियस बेसिस नहीं है। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल का एक धार्मिक बेसिस नहीं हो सकता है। ये मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि लाउड स्पीकर चाहे वो मंदिर में बज रहा हो, चाहे वो मस्जिद में बज रहा हो, उसका बेसिस ये है कि जो डेसिबल लेवल्स निर्धारित किए गए हैं उन डेसिबल लेवल्स के ऊपर अगर वो डेसिबल लेवल जा रहा है तो वहां पर लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसको धार्मिक रंग ना दिया जाए, उसको एक पॉलिटिकल नैरेटिव का रूप ना दिया जाए। ये कैसे इंश्योर किया जाएगा? क्योंकि इससे एक नैरेटिव बन रहा है। और लाउड स्पीकर्स को कैसे देखा जाता था? लाउड स्पीकर्स के जरिए लोग अपनी आइडेंटिटी की जो एक प्रेजेंस है उसको रीअसर्ट करते हैं, चाहे वो मुस्लिम आइडेंटिटी हो और फिर चाहे हिंदू आइडेंटिटी हो। हिंदू आइडेंटिटी अपने मंदिरों में हो रहे भजन कीर्तन को असर्ट करती है कि देखिए हम भजन और कीर्तन करवा रहे हैं और हमारी जो ताकत है वो देखिए लाउड स्पीकर से कितनी दूर दूर तक जा रही है। उसी तरीके से जो मुस्लिम डोमिनेंस है वो आता है लाउड स्पीकर्स के जरिए कि देखिए हम 5 बार दिन भर में नमाज पढ़ते हैं और हम लोगों का आह्वान 5 बार करते हैं, तो वो भी एक मुस्लिम आइडेंटिटी का डोमिनेंस है। लेकिन इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है और खासकर बीजेपी शासित प्रदेशों में कि देखिए किस तरीके से समाज डिवाइडेड है। अगर हिंदूज हैं, हिंदू से ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते, लेकिन मुस्लिम्स की जब प्रेयर की बात आती है या उनकी नमाज की बात आती है तो फिर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं। तो आज योगी सरकार, जो ये आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा या संगीता श्रीवास्तव ने इसके पहले कहा है, तो आज एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्या योगी सरकार अपने राज्य में दे पाएगी? और रही बात लाउड स्पीकर्स की, तो रूल्स आर रूल्स, और जो 2000 के जो नियम बनाए गए हैं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूं कि ये लाउड स्पीकर्स के जो नियम बनाए गए थे नॉइस पोल्यूशन के, उसका उल्लंघन होना चाहिए। जो डेसिबल लेवल्स निर्धारित किए हैं उसी पर ही रहना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल नैरेटिव, गलत पॉलिटिकल नैरेटिव ना बने जिससे कि समाज पोलराइज हो रहा है। इसको हमारे नेताओं को इंश्योर करना पड़ेगा। क्या योगी सरकार इस बात को इंश्योर कर पाएगी? इस पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।